हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 8th क्लास की साइंस और अध्याय 3 रहेगा इसमें संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो ये लेसन मैं पहले करा चुका हूँ एक वीडियो में, इसको आगे कराऊँगा। तो पिछली वीडियो में हमने बहुलक के बारे में पढ़ा, नायलॉन के बारे में पढ़ा, रेयान के बारे में पढ़ा और आगे इस वीडियो में मैं ये पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं कराऊंगा यहाँ से शुरू। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल से मिल सकती है आपको। तो संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे। तो इसके बाद है, इसमें आगे चलते हैं हम। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है, ठीक है। तो छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? तो संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्म वाले होते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, तो उनके गुण बहुत ही अलग होते हैं। तो जो परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय हैं, ये आसानी से बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर ये गिल्ले भी हो जाते हैं ना वर्षा में, तो ये बहुत जल्दी आसानी से सूख जाते हैं क्योंकि ये पानी को सोखते ही नहीं। उसके बाद है अधिक चलाऊ। अधिक चलाऊ का मतलब है बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका रखरखाव भी आसान है। यानी इनमें सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती, तो इनको प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, तो ये इनके जो प्राकृतिक कृत्रिम संश्लेषित रेशे हैं उनके गुणधर्म हैं। क्या क्या हैं गुणधर्म? एक तो ये जो हैं जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलते हैं, कम महंगे हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका रख रखाव भी आसान है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास तो संश्लेषित रेशे जो हैं प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। तो इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक आपने नायलॉन की जुराब लेनी है और एक कॉटन की जुराब लेनी है। दोनों को पानी में डुबो के देखो, तो जो ज़्यादा पानी सोख लेती है तो वो आप देखोगे कॉटन की जुराब होगी, और जो नायलॉन की जुराब होगी वो कम पानी सोखेगी। और जब आप धूप में उनको सुखाओगे तो नायलॉन की जुराब जल्दी सूख जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप करके देख सकते हो, या अपने माता पिता से भी ये आप बात पूछ सकते हो। ठीक है। फिर है प्लास्टिक आता है। तो प्लास्टिक क्या होता है? यह प्लास्टिक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आप घर पर प्रतिदिन काम आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं को देखते हो। तो वस्तुओं को, उनके उपयोग की एक सूची बना सकते हो आप। भाई हम प्लास्टिक की क्या क्या वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, उनसे क्या क्या करते हैं। तो संश्लेषित रेशे भी प्लास्टिक की तरह संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती। तो सभी प्लास्टिक में व्यवस्था अलग अलग तरह की होती है। किसी में रेखीय होती है, किसी में क्रॉस बद्ध होती है। तो जैसे आपके पास ये चित्र दिखाया गया है, जैसे आपके पास है, ये एक रैखिक संरचना है जिसमें 1 2 3 4 इसी तरह के बहुत सारे जो होते हैं एकल इकाइयाँ होती हैं, आपस में एक पूरी लंबी श्रृंखला में जुड़ जाती हैं और एक बड़ा बहुलक बनाती हैं प्लास्टिक का। और दूसरी है, जैसे आपके पास ये आपका चित्र है दूसरा, तो इसमें देखो इस तरह से भी चेन है
और ये इस तरह से भी ये चेन होती है। तो ये क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं हैं। तो ये भी एक तरह का प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक की संरचनाएं अलग अलग तरह से हो सकती हैं। फिर उसके बाद है आपके पास प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध होती हैं। यानी प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं उसको हम आसानी से किसी भी आकार को में ढाल सकते हैं। तो प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है और इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है और बेल कर चादरों में बदला जा सकता है। इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसको विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो प्लास्टिक को क्या क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से पिघला सकते हैं, उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं, किसी भी रंग में उसको रंग सकते हैं और उसकी तारें भी बना सकते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक की इतनी अधिक वस्तुएं बनाते हैं। जैसे आपके पास इस चित्र में कुर्सी दिख रही है, आपको बाल्टी दिख रही है, एक गिलास भी है प्लास्टिक का और खिलौना भी है प्लास्टिक का। तो आपके पास प्रश्न आ जाता है कई बार प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं के नाम लिखें, तो आप इनके नाम लिख सकते हो। फिर है पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। तो पॉलीथीन आप अच्छी तरह से जानते हो, पॉलीथीन वही होता है जिससे आप लिफाफे होते हैं जो जिनमें आप सामान लेके आते हो दुकानों से। तो पॉलीथीन जो होता है पॉली जमा इथीन से मिलकर बना है। यानी जब इथीन के बहुत सारे इकाइयाँ आपस में मिलती हैं तो पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन भी एक प्रकार का बहुलक है और इसका उपयोग जो है पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने में किया जाता है। तो आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको मोड़ेंगे तो वो टूट जाती हैं। तो प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी गर्म डालते हो तो उसका आकार अपने आप ही बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें देखो, तो इसमें है जैसे प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से वो विकृत हो जाता है और आसानी से मुड़ जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इनमें अंतर लिखें। तो आप यहाँ से अंतर लिखोगे, ऐसा प्लास्टिक जो जिसे गर्म करने पर आसानी से मोड़ सकें और आकार बदल सकें उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसमें पॉलीथीन पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल, सी फॉर क्लोराइड। तो पीवीसी का पूरा नाम पूछ लेते हैं कई बार। तो पीवीसी में पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने बताना है। फिर उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण होते हैं पॉलीथीन और पीवीसी। तो इसके खिलौने बनाए जाते हैं, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक से खिलौने बनाते हैं, कंघियाँ बनाते हैं और अनेक प्रकार के पात्र बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। और दूसरी ओर प्लास्टिक ऐसा भी होता है जिसे एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उसे ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो दूसरा तरह का प्लास्टिक क्या होता है, जिसको एक बार सांचे में डाल लिया, अगर हम उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, दोबारा से सांचे में नहीं ढलेगा गर्म होके, तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो ये बेकेलाइट और मेलामाइन इसका उदाहरण है। तो बेकेलाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट जो होता है उसमें से विद्युत धारा और ऊष्मा यानी गर्मी नहीं गुजरती। तो यह बिजली के स्विच बनाने में प्रयोग करते हैं, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में,
करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो नीचे चित्र में देखो, तो जो ये स्विच है क्या है, ये स्विच है, जैसे ये हत्था है, हत्था मतलब हैंडल है, जैसे कुकर का हैंडल होता है या चाय बनाने वाले का हैंडल होता है डिब्बे का, या फ्राई बीन का हैंडल होता है। तो ये इससे ये प्लेट है, जैसे ये भी प्लेट है प्लास्टिक की बनी हुई। तो ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं, जिनको हम एक बार बना लेते हैं, इनको दोबारा गर्म करके हम मोड़ नहीं सकते, दूसरा आकार नहीं दे सकते। अगर इनको मोड़ेंगे हम तो ये टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर ये तो होता है बैकेलाइट से बनते हैं ये सभी चीज़ें। किससे बनती हैं? बैकेलाइट से। बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिर उसके बाद है मेलामाइन, भी एक उपयोगी पदार्थ है। यह आग प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को अधिक सहन करता है। यह फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है इनका उपयोग, और आग का प्रतिरोध करते हैं ये। ठीक है, तो जो मेलामाइन है, मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका उपयोग, क्योंकि ये आग में, इन आग का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो इसलिए ये एक तो ऊष्मा सहने, फर्श की टाइल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, रसोई के बर्तन बनाने में, और ऐसे कपड़े बनाने में इसका उपयोग करते हैं जो कपड़े आग बुझाने वाले कर्मचारी पहनते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मेलामाइन होता है लगा हुआ, जो कर्मचारियों को आग से बचा लेता है जब वो आग को बुझाते हैं कहीं पे भी। तो इसमें देखो ये थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक यानी इनको आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं और इनका आकार बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास प्लास्टिक विकल्प पदार्थ। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से हम इतने सामान क्यों बनाते हैं? यदि हम कोई भी खाद्य सामग्री है, पानी है, दूध है, अचार है, सूखे मेवे हैं आदि की सोचें तो प्लास्टिक के पात्रों में सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण है एक तो ये हल्का होता है, कम कीमत होती है, अच्छा सामर्थ्य यानी अच्छी ताकत होती है इसमें, आसानी से टूटता नहीं है, और इसका उपयोग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टिक का उपयोग इतनी जगह क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये हल्का होता है, कम कीमत में मिल जाता है, और मजबूत होता है, इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न आता है कि प्लास्टिक को का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो आपने ये सभी बातें लिखनी हैं। ठीक है, तो ये धातुओं से हल्का होता है, और इसका उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। फिर प्लास्टिक से अब तो फर्नीचर वगैरह भी बनाने लग गए हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बन रही हैं। फिर प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, यानी जैसे लोहे में अगर हम अचार वगैरह डाल देते हैं या केमिकल डालते हैं तो वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और ख़राब हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो परंतु प्लास्टिक जो है जल वायु से अभिक्रिया नहीं करता, और इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग रासायनिक पदार्थों को डालने में या स्टोर करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है प्लास्टिक जो है हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी है। तो आपने पुराने समय में बाल्टियाँ देखी होंगी, जो लोहे की बनी हुई बाल्टियाँ थी, तो एक तो वो बहुत भारी होती थी और वो बहुत महंगी आती थी। ठीक है, और वो जल्दी टूट भी जाती थी, लेकिन
जो आजकल प्लास्टिक से बनी हुई बाल्टियाँ या अन्य पात्र आते हैं, अन्य वस्तुएं हैं, प्लास्टिक पात्रों के उपयोग लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल यानी मजबूत है, चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक रहता है, विभिन्न आकारों और साइजों में इसे ढाला जा सकता है, यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में बड़े व्यापक रूप में उपयोग लाए जाते हैं। तो इस तरह से आप प्लास्टिक के गुण लिख सकते हो। ये प्रश्न अगर आपके पास आता है कि प्लास्टिक का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो हाँ, आप ये बातें सारी इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद है आपके पास प्लास्टिक जो है कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बिजली की तारों पर प्लास्टिक से ढके, यानी बिजली की तारें होती हैं जो, उसके ऊपर जो खोल होता है ब्लैक या रेड वगैरह, तो वो प्लास्टिक का बना होता है। और खाना बनाने वाले पत्रों के हत्थे इस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे आप देखते हो जो कुकर है उसका हैंडल होता है जो प्लास्टिक का बना हुआ ब्लैक, तो वो भी प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है और वो गर्म नहीं होता कुकर के साथ। ऐसे ही फ्राई बीन वगैरह होती है, उसके भी होते हैं हत्थे। तो इस तरह से ये प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल का मतलब हॉस्पिटलों में, जैसे दवा की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु जो धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, सिरिंज भी प्लास्टिक की होती है, और जो चिकित्सक के दस्ताने होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो अस्पतालों में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और जो माइक्रोवेव ओवन होती है जिसमें खाना बनाते हैं, उसके जो बर्तन होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, लेकिन प्लास्टिक के पात्र पिघलते ही नहीं, क्योंकि वो ऊष्मा को सहन कर जाते हैं। एक टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है, टेफ्लॉन। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसका पर तेल और जल चिपकता नहीं। तो यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली एक परत लगाने के काम आता है, जिन्हें हम नॉन स्टिकी कुकवेयर्स कहते हैं। यानी ऐसे बर्तनों के जो तल है अंदर की तरफ हम इसका टेफ्लॉन का एक लेप कर देते हैं पेंट का, जिससे उसके ऊपर खाद्य पदार्थ नहीं चिपकते जब भी हम उनको बनाते हैं, तो वो टेफ्लॉन है। फिर उसके बाद है अग्निशय प्लास्टिक। यह संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान यानी कपड़े के ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। इससे उनके कपड़ों में आग नहीं लगती। तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं ना, तो उनके कपड़ों के ऊपर मेलामाइन की एक परत चढ़ा देते हैं, तो जब भी वो आग के अंदर जाते हैं आग बुझाने के लिए, तो वो उनके कपड़ों में आग नहीं लगती। तो वो भी एक प्लास्टिक है। फिर है प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार से प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं हमें। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है, और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या बन गई है। तो प्लास्टिक से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। तो
प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ जीवाणुओं द्वारा आसानी से गल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और उनका खाद बन जाता है, मिट्टी बन जाती है, तो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, उसे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में जैसे आपके पास सब्जियों के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, या पत्तियां हैं, लकड़ी है, जीवित प्राणी वगैरह जो भी हैं, ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, क्योंकि ये गल सड़ जाते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जैसे प्लास्टिक है, और प्लास्टिक से बने जो पॉलीथीन वगैरह है, ये सभी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये आपके पास आगे टेबल बना हुआ है, ये भी आपने कर लेना है। जैसे अपशिष्ट यानी आपके पास कच्ची सामग्री आती है, जैसे ये है अपशिष्ट के प्रकार, सब्जी, फल और छिलके और बचा हुआ भोजन जो है, जब आप उसको डाल देते हो तो 1 से 2 सप्ताह में वो गल सड़ जाता है, अपघटित हो जाता है, 1-2 हफ्ते में उसका खाद बन जाता है। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास कागज़। कागज़ भी 10 से 30 दिन में गल जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। फिर उसके बाद है सूती कपड़ा, 2 से 5 महीने में वो गल जाता है, जैव निम्नीकरणीय है। फिर लकड़ी 10 से 15 वर्ष में मिट्टी में बन जाती है, जैव निम्नीकरणीय है। फिर है ऊनी वस्त्र जो है 1 साल के अंदर गल जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय है। फिर उसके बाद है टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे जो हैं 100 से 500 सालों में गल जाते हैं, तो जैव अनिम्नीकरणीय हो गए। क्या हो गए? जैव अनिम्नीकरणीय। और अगला भी जैव अनिम्नीकरणीय है, क्या है ये? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ देखो अब कई वर्षों तक यानी हज़ारों सालों तक ये नहीं खराब होती, गलती सड़ती नहीं है, इसलिए ये भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थ को अगर हम इसको जलाएं तो ये पूर्णतः जलने से लंबा समय लेता है, और ये इस प्रक्रम में बहुत भारी मात्रा में विषैली गैस निकलती है जो पर्यावरण को दूषित करती है। तो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कपास या जूट से बने थैले ही प्रयोग में करने चाहिए। ठीक है। तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग करके इकट्ठा करना चाहिए और उनका निस्तारण कीजिए, अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। ठीक है। तो जो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं और भी गलने सड़ने वाली वस्तुएं, उनको अलग करके हमें अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। तो प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। तो जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। तो पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकारक मिला दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें है हाँ, जो एक उत्तरदायी नागरिक होता है यानी जो अच्छा नागरिक होता है, तो वो 5R का सिद्धांत याद रखता है। 5R का मतलब है 5R। सबसे पहला R होता है कम उपयोग कीजिए, यानी रेड्यूस, R फॉर रेड्यूस। दूसरे R से हम रीयूज कहते हैं, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करिए। और रिसाइकिल तीसरा R है, पुनः चक्रित कीजिए। ठीक है। और चौथा R है रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। ठीक है। फिर 5वां R है रिफ्यूज,
रेफ्यूज का मतलब उपयोग मत कीजिए। तो अगर ये 5 आर आप अपनाते हो तो आप पर्यावरण को बचा सकते हो प्लास्टिक से दूषित होने से। तो पहला आर का मतलब है हमें उपयोग प्लास्टिक का बहुत कम करना चाहिए, और अगर कर भी लिया तो प्लास्टिक का उपयोग हमें बार बार करना चाहिए। ठीक है, उसे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज जैसे हमने प्लास्टिक का ब्रश लिया तो उसका यूज कर लिया, तो उस प्लास्टिक के ब्रश जब वो ख़राब हो जाता है तो उस ब्रश से हम कुछ अन्य बोतलें वगैरह धोने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो और ख़राब हो जाता है तो उसके से हम और भी कोई और प्रयोग कर सकते हैं, किसी और कार्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे रीयूज कहते हैं। फिर है रिसाइकिल का मतलब है उसको प्लास्टिक वाले को बेच देंगे और उससे वो प्लास्टिक की नई चीज़ें बनाएगा तो वो रिसाइकिल हो जाता है। रिकवर का मतलब हम प्लास्टिक को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और उपयोग ना करना का मतलब हम प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। तो उनकी जगह हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये 5 आर के नियम है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, फिर आपको क्या पता है, जैसे हम कचरों में प्लास्टिक के ढेर देखे होंगे जहाँ पे गाय भैंस वगैरह खाती रहती हैं, वहाँ पे खाने की सामान भी होता है और वो पॉलीथीनों वगैरह में भी पैक होता है। तो कई बार गाय भैंस के पेट में ही वो खाद थैलियाँ चली जाती हैं, जिसके कारण ना उनकी आंतों में वो फंस जाती हैं और कई बार किसी गाय की और पशु की मृत्यु का वो कारण बन जाती हैं। तो इसलिए हमें पॉलीथीन की थैलियाँ जो हैं इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। अगर वो हम इधर उधर फेंकेंगे तो एक तो वो जंतु मर जाते हैं जो उनको खाते हैं, दूसरा वो नालियों में जाएंगे, पानी रोकेंगे, जिससे मच्छर मक्खियाँ वगैरह पैदा होंगी, और सड़कों के किनारे वो उड़ते रहते हैं, उद्यान या पिकनिक स्थानों पर फेंक देते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है प्लास्टिक की थैलियों का जलाशयों और सड़क पे ना फेंकिए। ख़रीदारी करते समय हमें किसी कपड़े के थैले का उपयोग कर लेना चाहिए, और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आज इस लेसन में हमने ये लेसन पूरा पढ़ लिया है। उसके अगली वीडियो में हम आप देखो इसके प्रमुख शब्द हैं एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयान, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये सभी बातें मैंने लेसन को समझाते हुए बताई हैं। तो आपने प्रमुख शब्द की इनकी परिभाषाएं लिख लेनी है अपनी कॉपी में, और ये आपके पास सारांश है लेसन का कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लो, और आपने देख लेना है क्योंकि ये पूरा मैंने लेसन में आसानी से और अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आपने इस लेसन को पूरे को कंप्लीट कर लेना है, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजना है ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।